थोड़ा ज्यादा क्लिष्ट हिंदी है, तो हम थोड़ा सा हिंदी मीडियम के लोग इस शब्द को इनोवेशन के रूप में, इनोवेशन हम बहुत ऐसे समझ पाते हैं, इनोवेशन जिसमें फिर कुछ नया तड़का हो, जो हमने हमेशा डिस्कस किया। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा, मनोवैज्ञानिक यानी अंदर की चाह कि कुछ हमको करना है। देखो, साइकोलॉजिकल मोटिवेशन, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चीजें चलनी चाहिए, ये हमने पढ़ लिया था और यहां तक शायद पहुंच गए थे। ठीक, आज लास्ट में याद दिलाना, मुझे एक वीडियो दिखाना है, 10 से 15 मिनट का वीडियो, 10 मिनट का वीडियो है, मगर आप हम आज जो पढ़ेंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। रतन टाटा का टाटा ग्रुप्स चालू गई, टाटा ग्रुप कैसे बना, कैसे चला, क्या क्या चैलेंजेस आए, और ये जितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, उसको अक्षरशः उस चीज को कार्य रूप में देखेंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले कॉपी पेन निकालिए और छापना चालू करिए। पूरा लिख लिया था आपने? पूरा हो गया था? एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जब भी उद्यमिता की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या क्या है? सबसे पहले, अगर हम उद्यमिता अगर अच्छा चलना स्टार्ट हो जाता है, कोई जो स्टार्टअप है चल जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है? आर्थिक विकास, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्राइव होना चालू हो जाती है, पहिया घूमना स्टार्ट होगा। पैसा, जब पहिया पैसा घूमना स्टार्ट होता है तो लोगों के पास आएगा ना, तो लोगों के पास आना स्टार्ट होने का मतलब है रोजगार की प्राप्ति, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। फिर सामाजिक परिवर्तन, जैसे ही आपके पास रोकड़ा आएगा तो क्या होगा? सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, लोगों का जीवन स्तर उठेगा, तो फिर थोड़ा सा वो अपनी लाइवलीहुड में, अच्छी जीवन कौशल, जीवन शैली में सुधार करेंगे, और धीरे धीरे गरीबी दूर होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि भारत में अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा होगा आपको। ठीक, फिर प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता को बढ़ावा। अब एक ही टाइप की किसी पर्टिकुलर एक कंपनी की मोनोपोली नहीं होगी कि केवल जूते में बाटा, गाड़ी में टाटा, नहीं, जूते में अब बहुत सारी भी ऑप्शन आ चुके हैं आपके पास, कि भैया आप वुडलैंड का जूता ले सकते हैं, फिर नाइकी का ले सकते हैं, एडिडास का ले सकते हैं। ठीक, और उसमें कुछ गुरु लोग हैं तो एडिडास की जगह एबी बास भी कर दे रहे हैं, सही है। रिबोक में रीडूक कर दे रहे हैं, बी की जगह ऐसा डी घुमा दे रहे हैं। गुरु लोग हैं, उनका भी भगवान कृपा कर रहा है, उनको भी रोक नहीं रहा, कह रहा तुम भी कमाओ, इनको भी कमाने लेने देते हैं। ठीक है ना? सही बात है ये। और ये प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, क्या कर रहे हैं? कुछ मध्य प्रदेश में ऐसे शहर हैं, क्योंकि यूट्यूब है तो नाम नहीं लेना चाहिए उस शहर का, कुछ ऐसे शहर हैं जहां उजाला नील, सुना था ना उजाला नील, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, उस उजाला में 2 बार जे लगे हुए हैं, मगर कुछ गुरु लोग हैं उन्होंने 3 जे लगा के उसी उजाला को बेच दिया डुप्लीकेट करके, तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये एंटरप्रेन्योर, सब लोग अपने अपने तरीके से दिमाग लगा रहे हैं। फिर एक है, जब ये सब चीजें होगी तो ऑटोमेटिकली राष्ट्रीय विकास होगा, है ना, नेशनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट, जो कि उस दिन डिस्कस किया था। अब राष्ट्रीय स्तर पर जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, ऑटोमेटिकली आप ग्लोबल लेवल पे आप स्टैंड करना स्टार्ट हो जाओगे, सच है। और भारत उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। भारत अब वर्ल्ड की 4थे नंबर की, और आने वाले टाइम पे 3rd नंबर की जल्दी ग्रोइंग करने वाली इकोनॉमी हो गई है। जापान को धीरे से उन्होंने, है ना, भारत वो देश है जहां 1947 में 2 लोग आजाद हुए साथ में, एक हम और एक हमारा पड़ोसी। ठीक है, एक साथ, एक का उद्देश्य था सृजन करना, एक का उद्देश्य था विनाश करना। सही बात है। उन्होंने क्या खराब है, खराब है, खराब है, उस पर फोकस किया, क्या अच्छा किया जा सकता था, हमने इस पे फोकस किया। आज हम वर्ल्ड की 4थे नंबर की बढ़िया तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में, और वो जो तेजी से डूबती हुई अर्थव्यवस्था में नाम है। बिल्कुल सही है। हम आटा, हम कौन से आटा, मक्के के आटा के बारे में सोच रहे हैं, है ना, और अच्छे अच्छे कौन कौन से वो क्या कह सकते हैं अभी रागी और जितने स्त्री अन्न के बारे में सोच रहे हैं, और वो नॉर्मल आटे के बारे में सोच रहे हैं कि नॉर्मल आटा खाने को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ऐसा सोच है। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करेंगे तो तेजी से राष्ट्रीय और ग्लोबल लेवल पे आपका विकास हो जाएगा। आप केवल आतंकवाद आतंकवाद के बारे में सोचेंगे तो आप विनाश की तरफ बढ़ते जाएंगे। फिर व्यक्तिगत विकास और उद्यमिता शिक्षा। अब धीरे धीरे आप ये फील कर रहे हो कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें क्या कर रहे हैं, व्यक्तिगत पर्सनल लेवल की जिसके पास जो कैपेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, साथ ही साथ फोर्सफुली वो बोल रहे हैं कि अच्छा 6 से वोकेशनल एजुकेशन हम चालू कर देंगे। ये फील करते हैं आप? अगर नई शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन वाली आपने पढ़ी होगी, उम्मीद तो मैं करता हूं आपसे, उम्मीद क्या मेरी सही है कि गलत है? सही है। तो उसमें वोकेशनल एजुकेशन है कक्षा 6 से,
है ना, कि बच्चे की जो बच्चा है उसके अकॉर्डिंग जो उसको लग रहा है कि मुझे कुछ, हम लोग बचपन में क्या करते थे कि एलईडी चला रहे हैं, है ना, और जो हमारी साइकिल है उसमें छोटे छोटे बल्ब लगा देते थे, ब्रेक लगाओगे तो बल्ब जल जाएंगे, फिर उसी में उधेड़ बुन में लगे रहते थे कि बल्ब कहीं चालू हो रहा है कहीं बंद हो रहा है, बट कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते थे। और यही उद्यमिता की तरफ शिफ्ट कर जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, मैं इलेक्ट्रिक जो सेगमेंट है उस तरफ कुछ अच्छा कर सकता हूं, तो वो लोग कर जाते हैं। कुछ लोगों को चीनी मिट्टी या मिट्टी के बर्तन बनाने का शौक होता है, वो बड़े लेवल पे काम कर जाते हैं, है ना। और आज मैं ये सुन रहा था आते आते कि लता मंगेशकर नाम सुना होगा, उनकी फैमिली का बैकग्राउंड ही यही था, और धीरे धीरे करते करते उन्होंने इस चीज को एक अपना एक सेगमेंट ही बना लिया। ठीक, उनका फैमिली बैकग्राउंड था और धीरे धीरे वो सिंगिंग को उन्होंने एक आप एंटरप्रेन्योर, मतलब ये उद्यमिता ही है, उन्होंने इनकम करना चालू कर दिया। और ना केवल उससे, कई लोगों को भी उन्होंने रोजगार दिया। क्यों भैया, उनका सेटअप था, उस सेटअप पे उनके असिस्टेंट लोग भी तो काम करते हैं। फिर नवाचार और अनुसंधान, जब आप कुछ नया उद्यम लगाते हैं तो केवल वही नहीं लगाते, हर बार कुछ ना कुछ उसमें और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है उसके बारे में सोचते हैं, है ना, कि नित नया नूतन कुछ ना कुछ हम इनोवेटिव आइडिया के साथ कुछ काम को करना है, ये करते हैं। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्या है, आर्थिक संतुलन और स्थानीय विकास, इकोनॉमिक बैलेंस एंड द लोकल डेवलपमेंट। हम इसका जीता जागता एग्जांपल है लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल, सही है। ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार पकड़ पकड़ के चीख चीख के बोल रही है, भैया आपको चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, आपको स्थानीय स्तर की चीजें परचेस करनी है, और ना केवल परचेस करनी है बल्कि उसका ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाना है। और इसका और अच्छे एग्जांपल, रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का आपको स्टॉल लगा मिला गया, उसका यही है, क्या गया, स्थानीय विकास, कि भैया उस जिले का कुछ भी बढ़िया यूनिक प्रोडक्ट, जैसे जरीदार बटुए कहाँ का है, भोपाल का है। भोपाल हबीबगंज रेलवे, हबीबगंज नहीं सॉरी, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पे आप जैसे ही उतरेंगे तो आपको 3-4 स्टॉल मिल जाएंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम पे, जरीदार बटुआ कितना प्राइस, 199। अब बटुए फेमस था और उनको रोजगार भी मिल गया, और स्थानीय स्तर की चीजें प्रोडक्ट होना बड़े लेवल पे, और बड़े लेवल पे टूरिस्ट भी आ रहे हैं उसको भी परचेस कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है स्वतंत्रता एवं, अब क्या है, इंडिपेंडेंस एंड द फ्री वर्किंग एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें उसके मालिक से लेकर उसके काम करने वाले सभी लोगों को वो क्या कर रहा है, ओपन छोड़ रहा है कि भैया आपके पास जो नई चीज सोचने वाली हो सकती है आप सोचिए। आप इसी में याद करिए जो मैंने एक शब्द बोला था कि इसमें वो नेतृत्वकारी के रूप में होता है, लीडरशिप की पोजीशन होता है, वो मालिक नहीं होता है। मालिक किसी चीज को थोपता है, मगर अच्छा लीडर क्या है, उसके जितने पार्ट्स हैं, जितने उसके मेंबर हैं, उसकी ओपिनियन को भी अच्छे तरीके से सुनता है, और सुनने के बाद कुछ चीजें अच्छी लगी उसको अडॉप्ट कर लेता है। यही उद्यमिता का महत्व है। जब भी आप कुछ नई क्या करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप की कोई स्टार्ट करेंगे तो उसका प्रत्येक मेंबर कुछ ना कुछ नए तरीके से आइडिया आ जाता है, और आइडिया आ जाता है तो उसको क्या करते हैं, इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। अभी जो बिरला नाम सुना है, सुना है ना, तो बिरला काहे के लिए फेमस था, सीमेंट, बिरला सीमेंट। ठीक, फिर सीमेंट से काय काय में आ गए, बिरला ट्रेंड्स में आ गए, है ना। अभी जो नहीं ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं, इसको जो स्टाइल अप नाम का सुना है आपने, सपना संगीता में क्लोथिंग का सेगमेंट है स्टाइल अप, हाँ पीटर इंग्लैंड, है ना, नाम ऐसा यूज किए जो फॉरेन वाला है, बट आपको चीजें लोकल, मतलब आपको इंडिया लेवल की लगेंगी। ठीक है, नीचे लिखा हुआ पावर्ड बाय द बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप। ये नई चीज देख रहे हो आप, स्टाइल अप जाएंगे, उन्होंने ऐसा सेगमेंट पकड़ा है मैक्स को तोड़ने के लिए। मैक्स क्लोथिंग कंपनी का नाम सुना है ना, मैक्स। अब सपना संगीता तो गए होंगे, प्रभु गए कि नहीं गए, हाथ जोड़ के पूछे, हाँ नहीं मैं आंसर दीजिए। मैक्स को तोड़ दिया उन्होंने, मैक्स को बंद करना पड़ गया, मैक्स बंद हुआ, और उन्होंने सेगमेंट क्या पकड़ा, आदित्य बिरला ग्रुप ने 299 में क्लोथिंग, जो मैक्स उसको 699 में दे रहा था। धूमधाम से चीजें परचेस कर रहे हैं लोग स्टाइल अप ने, और वही काम स्टाइल अप को तोड़ने के लिए जूडियो आ गया। जूडियो, हाँ, ऐसा कोई लड़का नहीं जिसके पास जूडियो की चप्पल ना हो, क्या बात सही बोल रहा हूँ। और उसकी टी शर्ट है ना, पॉम्पी वाली ढीली ढाली टी शर्ट, एकदम बिल्कुल कूल, थोड़ा यहाँ कटिंग करा के एकदम कूल, लंबी लंबी टी शर्ट्स। और हमारी जो सिस्टर्स हैं उनके साथ भी यही हाल है, क्योंकि फ्री में मिलता है तो लूट ला रहे हैं साथ में, है ना। हमारी भी देवी जो है साथ में जीवन साथी, वो भी जा रहे हैं तो भर भर के ले आते थे स्टार्टिंग में, फिर बाद में पता चला कि भाई जूडियो, अब जूडियो नहीं रह गया, सब आम जनता के लिए हो चुका है। बट जूडियो ने उस सेगमेंट को पकड़ लिया,
और पकड़ा तो उन्होंने पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। फील किया आपने इस चीज को? बिल्कुल। रिलायंस का जो ट्रेंड है, ट्रेंड्स, रिलायंस ट्रेंड्स ना, रिलायंस ट्रेंड्स में अच्छा उसका एक बड़ी विशेषता है, आप जूडियो में जाएंगे इससे बड़ा का ग्राफ आपको नहीं मिलेगा। 999 मोस्ट जो सबसे अपर मोस्ट हाईएस्ट पार्ट है, इसके अलावा आपको नहीं मिलेगा। सोचो, आम आदमी की जेब में उन्होंने सीधे हाथ डाल दिया है ना, और खुशी खुशी आप लुट के आते हैं। सही बात है। आपको अच्छा लगता है कि अच्छा 199 ले लो ले लो ले लो, करते करते 5,000 का बिल बन जाता है। यही काम डी मार्ट भी करता है। उसके बाद आते हैं महीने के लिए दूध लेने के लिए भी आपके पास पैसा नहीं बचता जब डी मार्ट से वापस आते हैं। क्या सही बात है ये? ठीक। हाँ बोलो हाँ। उत्पादों और सेवाओं की विविधता है ना, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। उद्यमिता की बहुत अच्छी विशेषता पता है क्या? आपको डाइवर्स प्रकार की चीजें मिलेगी, है ना। आपको जो कोई एक प्रोडक्ट, टोस्ट की बात करते हैं, टोस्ट खाते हैं सुबह सुबह चाय के साथ डुबो के। अब देखिए कि अलग अलग प्रकार के, भैया इलायची वाला, लौंग वाला, है ना, टोस्ट अलग अलग प्रकार के मिलते हैं। इससे क्या होगा, वैरायटी आ गई, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन आया, और जैसी वैरायटी बढ़ी तो इसमें कस्टमर की चांदी हो गई। एक ही पैसे में उतने अमाउंट की अलग अलग टाइप की चीजें मिलने स्टार्ट हो गई। ये बात सही है, फील करते हैं आप? और यही चीज है, उत्पादों और सेवाओं की विविधता हो जाती है। आपके पास बहुत सारा, एक जमाने में एक ही हॉस्पिटल हुआ करता था, सरकारी हॉस्पिटल। अब हमारे पास सर्विस सर्विस सेक्टर है ये, और लोग अब सेवा नहीं मेवा के भाव से खोलते हैं हॉस्पिटल। पैसा खींचना है। आप हाथ छूने का 1500 लेता है डॉक्टर, आपको पता है कि हाथ छुआ और ऐसे छुआ और 1500 डॉक्टर ने ले लिया, तो आपको फील होगा कि 1500 दे दिया अब तो ठीक होना पड़ेगा। सही बात है। अब मजबूरी हो गई, क्योंकि अब इसके बाद रोकड़ा बचा ही नहीं हमारे पास। तो 1500 देने के बाद आप कहते हैं कि हे भगवान अब तो तुझे ठीक कर ही दो, अब मेरे पास वापस आने के लिए कुछ और विकल्प भी नहीं है। अब वैरायटी प्रकार के अच्छे अच्छे हॉस्पिटल आ गया, फोर्टिस आ गया, एप्पल आ गया, ये जो सामने ही है आपका, है ना। फिर आपका ये मेडिस्क्वेयर आ गया, फिर गुर्जर हॉस्पिटल आ गया, जितने हॉस्पिटल है फैसिलिटी लीजिए और बहुत अंबानी आ गया, है ना। तो सुनते ही हमें लगता है कि हम जाएंगे तो लुट जाएंगे, मगर वो बुला रहा है कि आओ एक बार, है ना, एक बार हमें। वो कम प्राइस है, कुछ चीजों में है वो, है, बट आप जितनी अच्छी फैसिलिटी ले लोगे उतनी आपको चीजें मिलेगी, तो सेवा मिलेगी, मगर कुछ पैसा भी आपको ढीलना पड़ेगा। फिर है पारिवारिक व्यवसाय और स्थायित्व। भाई उद्यमिता में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शार्क टैंक में देखे होंगे, जो दादाजी हैं। अभी मैंने एक दिन मेरी रील देखी होगी ना, उद्यमिता में मैंने डाली थी आपके संजीवनी वाले में। एक 74 ईयर्स की महिला है, साउथ इंडिया की। उन्होंने जो अचार मुरब्बे का उन्होंने प्रोडक्ट स्टार्ट किया, और जो वो उन्होंने स्टार्ट किया जो जिनसे 70 साल तक खाना भी बनाते नहीं बनता था। उन्होंने 74 वर्ष की उम्र में प्रतिवर्ष 1 करोड़ के टर्नओवर का व्यापार चालू कर दिया। पारिवारिक बिजनेस, आसपास की जो चीजें चल रही थी उसी को उन्होंने अपना वो बनाया और चीजें निकाल दी। लिज्जत पापड़ा सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, क्लियर है। और मैंने उस दिन घी वाला एग्जाम्पल बताया था। ठीक, पारिवारिक बिजनेस में हस्बैंड वाइफ मिलकर दोनों चीजें रन कर रहे हैं। ठीक, तो पारिवारिक व्यवसाय और स्थायित्व। अच्छा, इसको 7 मार्कर में ऐसे ही लिखना है, और पीछे से पीछे एग्जाम्पल लिख देना है आपको। ठीक, लिज्जत पापड़ का जीता जागता अच्छा एग्जाम्पल है। फिर कृषि एवं ग्रामीण विकास। भैया अब कृषि केवल कृषि नहीं हो गई, लाभ प्राप्ति का एक व्यवसाय हो गया है। और प्रधानमंत्री मोदी और श्री 1008 डॉक्टर मोहन यादव जी भी यही बोलते हैं, है ना। 1008 क्योंकि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हो सकता है हम पे भी हाथ रख दे वो, है ना, कि चलो भैया ये भी हमारे काम का आदमी, ये भी हमारी पब्लिसिटी कर रहा है। तो वो भी यही बोल रहे हैं कि कृषि को अब कृषि, और हमारे जो कृषि मंत्री हैं श्री, है ना, हमारे मामा जी, आदरणीय मामा जी, वो भी यही बोल रहे हैं कि कृषि को हम कृषि जैसा नहीं रखना चाहते, कृषि को भी लाभ प्राप्ति का हम व्यवसाय बनाना चाहते हैं। कि अगर आपके पास बंजर लैंड है कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत लगाइए आप अपने आप को, वो जितने सोलर पैनल लगा दो आप, और उससे बिजली अपने लिए यूज कीजिए, और फिर बस बस गिरना नहीं है। ठीक है, ना केवल बिजली आपको स्टोरेज करना है, बल्कि उस बिजली को बेच भी देना है। फिर यहां तक पेट नहीं भरेगा, उन्होंने बोला कि आपके पास अच्छा लैंड है तो आप केवल गेहूं चावल इस तक सीमित मत रहिए, आप लाभ प्राप्ति, लीची बनाइए, लीची लगाइए, जो वो चीजें जिसमें एक साल में आप मल्टी प्रोडक्ट इसमें उठा सकते हो, वो टाइप की चीज करिए, पैसा आपका मामा देगा। सच बात है ये और ये चीजें लोग करने लगे। आप देखो मालवा और बुंदेलखंड में पता क्या अंतर है? बुंदेलखंड के लोग इनोवेशन से डरते हैं, जो ट्रेडिशनल पार्ट चल रहा है वही करते हैं। मालवा के लोग एक्सपेरिमेंट करने में भरोसा करते हैं, तो अंगूर निकाल रहे हैं, लीची निकाल रहे हैं, है ना, संतरा निकाल रहे हैं,
स्ट्रॉबेरी निकाल रहे हैं, है ना, कुछ नहीं है तो लहसुन निकाल दे रहे हैं, बिल्कुल अफीम चल ही रहा है। फिर कभी कभी, हाँ बहुत बढ़िया, ये देख लो अंदर की चीज निकल रही है ना। तो ये मल्टी प्रोडक्ट निकल रहे हैं, और वही समझ रहे हैं कि हम एक साल में कई फसल निकाल देंगे तो हमारी इनकम का लेवल बढ़ जाएगा। उज्जैन की तरफ आप जाएंगे तो लैंड बड़े बड़े मिलेंगे। मालवा का जो किसान है छोटा मोटा किसान नहीं है, ऐसी छोटी छोटी बंधियां नहीं मिलेंगी, बंधिया बोलते हैं ना गाँव के लोग, छोटे छोटे बड़े बड़े हैं, है ना। और बड़े बड़े में तो एक साथ चीजें लगाते हैं और ज्यादा चीजें प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। कृषि को आप, और अच्छा जैसे ही कृषि लाभ प्राप्ति का धंधा बनेगा तो लोगों के जेब में रोकड़ा आएगा, रोकड़ा आएगा तो ऑटोमेटिकली गांव का विकास हो जाएगा, ठीक। और स्थानीय स्तर पर रोजगार तो वो करेंगे ही करेंगे, खाली तो बैठने नहीं देंगे, ठीक। इसका जीता जागता और अच्छा एग्जाम्पल है, आप जैत जाएंगे, रायसेन के पास जैत गांव है, जहां माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का ननिहाल है या उनका गांव है। वहां दावत राइस, इंडिया गेट राइस के मिल लगी हुई है, पता क्यों? वहां जो सरबती, वो जो कौन से बासमती राइस के लिए वो पूरा गढ़ है वो रायसेन। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो एक गांव ऐसा है जहां हर जो जो बैंक है ना, हर बैंक की ब्रांच मिलेगी छोटे से गांव में। 15-15 20-20 लाख रुपए तो किसान ऐसे लाते हैं फटे हुए झूले में, करें लो मैंने, साहब जमा कर लो हमारा पैसा। पता क्यों? इनकम, कृषि को उन्होंने लाभ का धंधा बना लिया, लाभ का व्यवसाय बना लिया, इतना पैसा लेके आते हैं, इतना पैसा। मतलब कुछ लोगों ने सीधे पैसा लिया, कैश कराया और भोपाल में उन्होंने फ्लैट ले लिया। और कुछ हमारे मित्रगण हैं, उन्होंने बोला कि इनिशियल लेवल पे कुछ लोगों के पास जल्दी ज्यादा पैसा आ गया ना, तो इन्होंने स्कॉर्पियो ले ली, और स्कॉर्पियो लेने के बाद जब स्कॉर्पियो खराब हुई तो उन्होंने कहा देखियो तो चैन तो नहीं उतर गई, इतना पैसा आ गया, उन्हें पता ही नहीं था कि स्कॉर्पियो में चैन नहीं उतरती है। तो समझ रहे हो लोगों का कैसे कृषि को लाभ प्राप्ति का उन्होंने व्यवसाय बनाया। सच बात है कि वो बुंदेलखंडी आदमी है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल है, वो सहज है, उसमें देसी आदमी है ना, बुंदेलखंड का कोई है क्या इसमें, है ना, देसी आदमी, उसमें ज्यादा वो नहीं होती, जो है सामने बोल देते। और ये बात बिल्कुल एग्जैक्ट यही हुई हमारे नरसिंहपुर में भी। नरसिंहपुर में एनटीपीसी का प्लांट लगा, तो वो भी सच बात है, अगर उस साइड के हो गए तो एनटीपीसी का प्लांट लगा तो खूब 1-1 करोड़ 2-2 3-3 करोड़ रुपए लोगों को मुआवजा मिला। क्यों? लैंड एक्विजिशन हुआ, तो लैंड एक्विजिशन हुआ तो कई लोगों को अचानक पैसा मिल गया, उनकी भी स्कॉर्पियो रुक गई तो उनकी भी लगा चैन उतर गई। कहता देखियो चैन तो नहीं उतर गई, फिर उन्होंने कहा मां साहब चैन नहीं उतरी, इंजन खराब हो गया, सॉरी, पढ़ लो जब तक। फिर कल्चर इनरिचमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सांस्कृतिक संवर्धन, इसका कोई एग्जांपल दे पाएगा? सांस्कृतिक, अब देखो आपने ये फील किया होगा कि अब ये उद्यमिता नहीं हो गया, उद्यमिता कल्चर टाइप की चीज आपको, बिल्कुल मैं यही बोला था कि आप इसको कल्चर से जोड़ो। जैसे आप महाकाल लोक में, एक जमाने में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने, है ना, मैं इसको गुजरात से लिंक करने वाला था, सोमनाथ से लिंक करने वाला, अगर हमारे पास साक्षात महाकाल है तो हमें दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले बोलिए जय श्री महाकाल। तो देखिए महाकाल में एक जमाने में 20,000 लोग आते थे, और जैसे ही महाकाल लोक कॉरिडोर बना 125% 125% की ग्रोथ हुई। मतलब कम से कम मान के चलिए कि जो एक दिन में 1.5-2.5 लाख लोग आने लग गए। और महाकाल वो महाशिवरात्रि के दिन तो 15-15 लाख लोग सवार हो जाते हैं, सच बात है। और आप सोचिए कि केवल कॉरिडोर बनने से लोगों की इनकम अचानक ग्रोथ कर गई। सारथी है ना जो आजकल तिराहे चौराहे पे ऐसे लहराते हुए घूम रहे हैं, बैटरी वाला रिक्शा, उसका नाम है सारथी, है ना, जहां तहां लहराते घूमते होंगे, खासकर उज्जैन में ज्यादा घूमते मिल रहे हैं। एक कुछ क्या है, मेरे अंदर कीड़ा तो है ही, तो मुझे मैंने कहा कि भैया क्या पोजीशन है, कह रहा भैया बस ऐसे ही रोटी दाल रोटी। अच्छा जो ज्यादा पैसा कमाता है और जो अगर बोल दे कि मैं दाल रोटी कमा रहा, केवल दाल रोटी चल रही, इसका मतलब है वो ठीक ठाक लेवल पे पैसा कमा रहा है। ये सिम्टम है, ये है ना, ये लिटमस टेस्ट है। जब भी कोई बोल रहा है भैया बस दाल रोटी चल रही है भैया, तो बिल्कुल उस पर भरोसा ना करें, भैया दाल रोटी नहीं चल रही, पनीर दबा रहे हैं डेली वो, ठीक। मैंने कहा कि भैया बताओ तो यार, ऐसे ही नॉर्मल तो बता दो। उसने कहा भैया दिन भर में अगर बढ़िया मौसम रहा तो 4,500 से 5,000 में निकाल लेता हूँ, ठीक। और मैंने कहा खराब मौसम आया, कह रहा 2,500 से 3,000 रुपए। सोचिए 5 का गुणा करना थोड़ा सा 3 से, 30 गुणे 5,000, 1.5 लाख रुपए। कहाँ है एमपीपीएससी की वैकेंसी? अरे साइड में। तो फील आती है ना कभी कभी,
क्या क्या कर रहे हैं, एटीओ बनेंगे, 50,000 प्राप्त करेंगे, यहाँ 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं और भी खुद के मालिक है। जब मन किया तभी छुट्टी ले सकते हो आप, यहाँ तो भीख मांगनी पड़ती है छुट्टी के लिए। सच बात है। मैंने कहा भैया क्या करते हो उस पैसे का? उन्होंने कहा कुछ नहीं करते भैया, 4 ऑटो और लेके दूसरों को लगा दिया मैंने। अब सोचो आप, ब्रेन, है ना। और महाकाल, आप सोचिए कि भगवान शंकर नहीं है दोस्त, भगवान शंकर लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। भगवान शिव जो थे लोगों की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है। महाकाल एक दिन छुट्टी पे चले जाए ना, देखो फिर मजा उस दिन। एक दिन अगर वो शिवलिंग गायब हो जाए, फिर देखो मजा आप। लोगों की हालत खराब हो जाएगी कि प्रभु आप ही तो थे एकमात्र सहारा, कहाँ चले गए ये। हाँ, अब पानी, अब लोग जो रास्ते चलते लोग पहुंच जाते थे, अब एंट्री नहीं हो रही। अब सोचो कि वीआईपी एंट्री के लिए 250 रुपए प्रति व्यक्ति, ठीक। और आसपास फूल माला बेचने वालों सबकी जीवन का आय का स्रोत बन गए है। सामुदायिक सहभागिता, लड्डू वड्डू चितनी चलिए चले सब बिच जा रहा है, भगवान सबको संभाल रहा है। और यही काम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी वही हुआ। सही बात है ये। 800 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने लगाया, मगर कई हजार करोड़ रुपए वसूल लिए। सही बात है। और कॉरिडोर वेल मेंटेन है, और ना केवल कॉरिडोर बढ़ रहा है और तेजी से एक्सपेंड हो रहा है। और उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है कि 2000 कब होगा वो, 28 में, वेरी गुड, 2028 में सिंहस्थ होगा। तो सिंहस्थ में केवल उज्जैन लोग नहीं आएंगे, ओंकारेश्वर भी जाएंगे। तो वो वीक क्या कर रहे हैं, कॉरिडोर बन रहा है उसका भी, है ना, सर्किल बनता जा रहा है। तो अभी आप देख रहे हो भेरू घाट है आपका, मौत का घाट है, जिसको भेरू घाट नहीं बोलेंगे, मौत का घाट है ना। मैं तो अभी ड्राइव करके आया, तो चला तो गया मैं अभिमन्यु बन के, वापस आने में मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, हे भगवान गाड़ी कैसे चढ़ाए। मतलब समझ रहे हो कि एकदम वो सिंगल रोड है आने जाने वाला, बहुत चैलेंजिंग था। बट मध्य प्रदेश सरकार ने इस समस्या का अंत करते हुए सीधे उन्होंने पहाड़ को सुरंग बनाते हुए एकदम चीजें 2027 तक आपके हाथ में वो हाईवे करके दे देंगे। दिमाग लगाया, क्यों? क्योंकि वो हाईवे बनेगा तो लोगों की इनकम का सोर्स बढ़ जाएगा, लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्षेत्र का भी विकास होगा, केवल मध्य प्रदेश सरकार का विकास नहीं होगा। सच बात है ये। फिर नेक्स्ट, समझ में आ रहा है कुछ कि भाई केवल मजा आ रहा है? वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये तो पता होगा आपको, पता है, कुछ बताएंगे इसके बारे में। प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसको वित्तीय समावेशन सीधे 3 शब्द है, जैम, जनधन, आधार, मोबाइल, ठीक है। अब अब इसमें ये बोल सकते हैं कि लोगों को जो क्या कर रहे हैं उद्यमिता, है ना। अरे सबसे अच्छा है जो ठेला लगा रहे हैं भोला राम उस्ताद मार्ग में, उनका क्यूआर कोड है। आजकल वो आंटी जी नहीं देखी थी जो ऐसी, जो छोटा सा तौलने वाला वो होता है, वो फ्रांस के कोई आए हुए थे, उन्होंने बोला कि आपका क्यूआर कोड दिखाना, तो उन्होंने अपना, हाँ, तो जो हम 1 किलो 2 किलो आलू जिससे तोलते हैं, तो उन्होंने उठाया और ऐसा करके घुमा दिया, लो इसी में क्यूआर कोड कर दो। वो दंग कि भगवान, हे भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है ये, कि इतनी बड़ी इतनी पिछड़ी कंट्री और ऐसे सीधे घुमा देना शक्तिमान जैसे। वो भी हैरान कि हे भगवान ऐसा कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। जनधन, आधार और मोबाइल तीनों को एक साथ लिंक कर दिया और चीजें निकाल दी, और कॉन्फिडेंस आ गया। जब किसी माता के अकाउंट में पैसा आता है ना, कॉन्फिडेंस आता है, लो अब हम कुछ हैं, क्योंकि डिजिट दिखता था। एक जमाने में लोग बैंक में एंटर करने से डरते थे, मगर ये पॉसिबल कर दिया जैम ने। सही है। और लोगों को जो जो फुटकर व्यवसाय करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं ना इनको, है ना, उनको उन्होंने थोड़ा सा संबल प्रदान कर दिया, और वो क्या किया, वित्तीय समावेशन से जोड़ दिया चीजें कि इनकम का सोर्स बढ़ गया। समझ में आ रहा है। और अनुभव, और क्या है, एक्सपीरियंस, नॉलेज ट्रांसफर, ठीक। अब हम कुछ नए चीजों लोगों से, क्या जब उद्यम आप स्टार्ट करते हैं तो कई लोगों को अनुभव देते भी हैं, बिल्कुल, है ना। और ये तो है ही। और मैं बात प्रिंट तो बहुत बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं। आप चाय का कोई व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो कई लोगों को एक स्कोप दे जाते हो, है ना, कि भैया आप भी ऐसा कर लेना। भाई मैं कह रहा हूँ भगवान राम नहीं बन सकते, राम बनने की कोशिश तो कर सकते हैं, कुछ हद तक तो काम चीजें अडॉप्ट तो कर ही लोगे आप, ठीक। अगर चाय सुट्टा बार आप नहीं बन पाते हो तो कुछ हद तक आप लेबल कर जाओगे जिसमें अपना व्यवसाय चला दोगे। और फिर कुछ लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, बाग प्रिंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और कुछ नया जो स्टार्टअप्स जैसे चालू करते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, उसकी वो फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट कर देते हैं, भैया लो मेरी फ्रेंचाइजी चला लेना। लोग चलाते हैं और ये चीजें धूमधाम से चल निकलती है। तो
कुल मिला के एंटरप्रेन्योरशिप के इतने सारे महत्व हैं। कुछ नहीं करना है, इसको लिख लेना है, और जैसे ही आप इस चीज को लिखोगे तुरंत ही जो हम चर्चा कर रहे हैं और आसपास की जो चीजें चल रही हैं उसको माइक्रो तरीके से ऑब्जर्व करिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी सीखिए और अपने तरीके से ऑब्जर्व करिए, लिख दीजिए एग्जाम्पल। पूरा ये जो सिलेबस है, सिलेबस कह रहा है, ये वाला जो सेगमेंट है सिलेबस का, ये वाला पार्ट पूरा उदाहरण पर बेस्ड है। इस शब्द उसकी जान है, मगर उदाहरण और उसका दिल है ना, उसकी रूह है कि भाई अगर वो लिख दे रहे हो तो हैंस प्रूव्ड आप ना चीजों को समझ रहे हैं बल्कि उस चीज को रिलेट भी कर पा रहे हैं। क्लियर है? पैसा वसूल है। चलिए, उद्यमिता के, हाँ, अरे यार प्रवचन ज्यादा लंबा चला गया। ठीक है चलो, ऐड चल जाएगा, नहीं चलेगा। इसको, हाँ ठीक है। नहीं नहीं नहीं, बहुत सज्जन आदमी था उसका, मुझे भी रोना आ गया, मैंने कहा गलत हो गया, कहा है, हाँ? गलत हो गया उसके साथ यार। आज से 150 साल पहले ट्रेडर ने भारत को बदलने का सपना देखा, इस बात से बिल्कुल अनजान कि एक दिन उनका यही सपना एक ऐसे बिजनेस एम्पायर को जन्म देगा और जो न केवल भारत को बदलेगा। पिक्चर नहीं देख रहे हैं हम, प्लीज अंडरलाइन करके बोल रहे हैं, पिक्चर नहीं देख रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का वीडियो देख रहे हैं। ठीक, इसमें इसमें काम की चीजें हैं, उसको नोट डाउन करते चलना है। आनंद प्राप्त नहीं करना है कि लो मस्त मजा आनंद प्राप्त करना है, ये कहा नहीं करना। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ आपको, अंडरलाइन करना जरूरी है, नहीं तो पता चला आप मौज ले रहे हो फिर भगवान आपके साथ मौज लेना चालू कर दे। ठीक, काम की चीज में थोड़ा सा इंटरप्ट करते रहूंगा और नोट डाउन करते चलिए, स्टार्ट। बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिल को भी जीत लेगा। ये कहानी है टाटा ग्रुप की। इंस्पायर होने के लिए तैयार हो जाइए। ईयर 1839, जमशेद जी टाटा का जन्म होता है। 1858 में जमशेद जी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और अपने फादर के साथ मिलकर कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस करने लगते हैं। अगले 10 सालों में कई मुश्किलों के बावजूद उनका बिजनेस काफी बड़ा बन जाता है। लेकिन जमशेद जी केवल कॉटन को ट्रेड करके सेटिस्फाइड नहीं थे, वो खुद कॉटन से क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करना चाहते थे। इसीलिए 1877 में उन्होंने नागपुर में एम्प्रेस मिल को सेटअप किया और मैन्युफैक्चरिंग चालू की। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वहां फिर आई समस्या, जोखिम आया, समस्या आई। के वर्कर्स अपने काम के लिए ज्यादा सीरियस नहीं थे। ऑलमोस्ट हर दिन 20% वर्कर्स एब्सेंट हो जाते थे, हफ्तों की छुट्टी लेते थे और ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाते थे। जमशेद जी ने इसके लिए एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने वर्कर्स के लिए प्रोविडेंट फंड की स्कीम लॉन्च की, मतलब अब वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने वाली थी। दूसरा, उन्होंने वर्कर्स का मेडिकल इंश्योरेंस करवाया और फाइनली फैमिली डेज और स्पोर्ट्स डेज जैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए। इन्हीं इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म करने वाले वर्कर्स को सबके सामने रिवॉर्ड भी किया जाता था। इन सभी इनिशिएटिव से वर्कर्स काफी वैल्यूड फील करने लगे, जिससे उनकी अटेंडेंस और परफॉर्मेंस दोनों काफी इंप्रूव हुई। इनमें से कई स्कीम्स इतनी फ्यूचरिस्टिक थी कि पूरी दुनिया में इन्हें तब तक किसी ने इंप्लीमेंट नहीं किया था। 1880s में जमशेद जी ने देखा कि इंडिया में इंडिपेंडेंस की डिमांड बढ़ती जा रही है। जमशेद जी का मानना था कि इंडिया को, फिर देखो अवसर की खोज की उन्होंने ना, अपॉर्चुनिटी देखी कि भैया क्या क्या हो सकता है। एक गरीब आदमी आज के बारे में सोचता है, मिडिल क्लास कल के बारे में सोचता है, विजनरी इंसान आने वाले 100 साल के बारे में सोचता है ना। तो हम कौन से वाले हैं? 100 साल अभी अभी हमारा ऑफलाइन बैच था, तो कभी उन्होंने एक दिन में खाली, अभी सर नहीं आए थे तो एक लेक्चर मैंने ले लिया, तो उनकी ना, उन्होंने अपना बिल्कुल एकदम ऐसा टाइम आया कि सर हमारी भी लार टपकने लग रही है। लार टपकने से तात्पर्य क्या है पता है? उनका कह रहा है हमारा भी मन डोल मोल हो रहा है सर, अभी हमें लग रहा है कि काम करते हैं, पढ़ाई तो चलती रहेगी साथ में थोड़ा सा होता है ना। चीजें जब आप सही तरीके से कनेक्ट कर दो ना, तो लोगों को अंदर का जो सोया हुआ व्यापारी है वो भी जाग जाता है। तो उनके अंदर का भी मुकेश भैया जग गए। इंडिपेंडेंट होने के लिए और इंडिपेंडेंस को सस्टेन करने के लिए इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा और सभी एसेंशियल प्रोडक्ट्स को इंडिया में ही बनाना होगा। इसीलिए उन्होंने अलग अलग एरियाज में और भी इंडियन बिजनेसेस बिल्ड करना चालू कर दिए। उन्होंने सबसे पहले पंचगनी के पहाड़ों में स्ट्रॉबेरी फार्मिंग की शुरुआत की, जिसका इंपैक्ट ये हुआ कि आज भी पंचगनी स्ट्रॉबेरी फार्मिंग और जैम फैक्ट्रीज के लिए जाना जाता है। जमशेद जी ने यह भी ऑब्जर्व किया कि बैंगलोर और मैसूर का वेदर फ्रांस जैसा है, इसीलिए वो फ्रांस में ब्रीड
किए जाने वाले सिल्क वॉर्म्स को इंडिया ले आए। उन्होंने बैंगलोर और मैसूर में जमीनें खरीदी, टाटा सिल्क फार्म ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की और लोकल फार्मर से सिल्क वॉर्म ब्रीडिंग करवाई। उनके इसी इनिशिएटिव से इंडिया को मैसूर सिल्क और बैंगलोर मैसूर सिल्क साड़ी जैसे पॉप लिखो टाटा का मैसूर, कौन सा, मैसूर सिल्क और बेंगलोर मैसूर सिल्क, टाटा ग्रुप लिखो। नहीं तो ऐसे ही प्रवचन चला जाएगा, मजा भी ले लोगे मगर लिख नहीं पाओगे। एग्जाम्पल पीछे कॉपी पलटा के लिख सकते हो, या इसी महत्व में एक्स्ट्रा लिख सकते हो एग्जाम्पल लगा के। टाटा ग्रुप के द्वारा मैसूर सिल्क और बेंगलोर मैसूर सिल्क, दो अलग अलग, ठीक। पॉपुलर प्रोडक्ट्स मिले। जमशेद जी अपने होम टाउन बॉम्बे को बहुत पसंद करते थे और जानते थे कि शहर की डेवलपमेंट के लिए वहां एक वर्ल्ड क्लास होटल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने 1898 में द ताज महल होटल बनाना चालू कर ताज दिया। होटल। उन्होंने पर्सनली कंस्ट्रक्शन और डिजाइन प्रोसेस में हिस्सा लिया। उनका विजन था कि होटल का हर रूम समुंदर को फेस करे और गेस्ट को ऐसा फील हो जैसे वो पानी में फ्लोट कर रहे हो। 1900 सेवा, सर्विस सेक्टर, है ना, और ग्राहक को इंपॉर्टेंट फील कराना है, और इसको इंपॉर्टेंट फील कराने के साथ साथ लग्जरी फील कराना है कि भैया आपके लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं। मतलब ताज होटल में एंटर करना मतलब प्राउड मोमेंट, भले वहां से आप टिश्यू पेपर चुरा के ले आओ बाकी कुछ ना खाओ, प्राउड है कि भैया ताज होटल में गए थे। सही बात है, लोग चाय पी के भी आते हैं, है ना। क्यों इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा चीज आप बना दो कि लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बन जाए। जैसे स्टारबक्स की कॉफी, लोग कॉफी तो मुझे नहीं लगता कि पीते हो नहीं पीते हो, मगर दोस्त से डब्बा से छुड़ा के और फोटो खींच लेते हैं कि स्टारबक्स गए थे। सही बात है। 3 में होटल को पहली बार पब्लिक के लिए ओपन किया गया और ये पूरे बॉम्बे की पहली बिल्डिंग बनी जिसमें लाइट्स इलेक्ट्रिसिटी से जलती थी। जमशेद जी ने ऐसे और भी कई इनिशिएटिव्स लिए, लेकिन उनका सबसे इंपैक्टफुल इनिशिएटिव था स्टील का बिजनेस स्टार्ट करना। इंडिया में कंस्ट्रक्शन, रेलवे और मैन्युफैक्चरिंग जैसी हर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए स्टील की जरूरत थी। इसीलिए उनका सपना था इंडिया में ही एक स्टील प्लांट खोलना। उन्होंने अपनी लाइफ के 17 साल इंडिया में जगह जगह हाई क्वालिटी आयरन ओर ढूंढने में लगा दिए, क्योंकि स्टील बनाने के लिए आयरन सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है। लेकिन सैडली जमशेद जी को लगातार फेलियर्स का सामना करना पड़ा। फिर अल्टीमेटली 1899 में उन्हें बंगाल प्रोविंस में रिच आयरन ओर रिजर्व्स मिल गए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत आयरन ओर माइनिंग और एक स्टील प्लांट सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जमशेद जी खुद अपनी आंखों से इंडिया में स्टील बनते नहीं देख पाए, क्योंकि 1904 में 65 की एज में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। जमशेद जी का विजन और उनके ड्रीम्स इतने ग्रैंड थे कि उनके जीते जी उन सब का पूरा होना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए उनके बाकी सभी ड्रीम्स को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उनके बेटे दोराबजी टाटा ने। जमशेद जी का मानना था कि इंडिया साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन में वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत पीछे है। वो इंडिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करना चाहते थे जो यहाँ वर्ल्ड क्लास रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स प्रोड्यूस करे। इसीलिए दोराबजी टाटा ने मैसूर के महाराजा की मदद ली और 1909 में बैंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस को एस्टैब्लिश किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सीवी रमन आईएएस, लिखिए गरीबों, लिखिए सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ऐसे बैठे नहीं दर्शन नहीं लेना अपन को। लिखिए आईआईएससी, आईआईएससी। वीडियो के साथ समस्या ये है ना कि आदमी फिर वीडियो में खो जाता है, काम की चीज नोट डाउन नहीं कर पाते। फर्स्ट डायरेक्टर बने। आगे चल के आईआईएससी ने इंडिया के फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम और इंडिया के फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट द हंसा के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए। जिस तरह आईआईएससी ने ऐसे वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को बनाया जिन्होंने इंडिया को बदला, उसी तरह इंडिया को आज ऐसे बिजनेस लीडर्स चाहिए जो बिजनेसेस बिल्ड करके देश की इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। और इन्हीं बिजनेस लीडर्स को बनाने के लिए इंडिया में रिसेंटली एक इनोवेटिव बिजनेस स्कूल खुला है। एक ऐसा बिजनेस स्कूल जहां नहीं, ये नहीं स्टूडेंट्स बताएंगे, पढ़ाई छोड़ दोगे आप। अप्लाई करिए। अब कहानी पे वापस आते हैं। एजुकेशन के अलावा जमशेद जी ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का भी सपना देखा था। इस प्रोजेक्ट में गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर में पड़ने वाले दूध सागर फॉल्स का यूज करके पावर जनरेशन किया जाना था। दोराब जी ने 7000 वर्कर्स को इन्वॉल्व किया और आर्टिफिशियल लेक्स, डैम्स और चैनल्स बनवाए। 1911 में प्लांट रेडी हुआ और पावर जनरेशन स्टार्ट हुआ। मुंबई की कई मिल्स और बिजनेसेस को इसी पावर प्लांट से पावर मिलना चालू हो गई और आज इसी
कंपनी को हम टाटा पावर के नाम से जानते हैं। फाइनली जमशेद जी ने जो टाटा स्टील पावर। प्लांट का काम स्टार्ट किया था उसे पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोराबजी टाटा ने ली। 1907 में उन्होंने एक लिमिटेड कंपनी स्टैब्लिश की और स्टील प्लांट के लिए 23 करोड़ का आईपीओ अनाउंस किया। उस समय स्वदेशी आंदोलन के चलते केवल 2 हफ्तों में करीब 8,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया। कंपनी का नाम टाटा स्टील और आयरन कंपनी यानी टिस्को रखा गया और फाइनली 1912 में टिस्को से पहला स्टील प्रोड्यूस होकर निकला। इसके 2 साल बाद ही 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 चालू हो गई और ब्रिटेन की स्टील डिमांड एकदम से शॉर्ट अप हो गई। उन्हें टैंक्स, ट्रक्स, रेलवे इन सब के लिए स्टील चाहिए था। टिस्को के प्लांट ने दिन रात काम किया और इस डिमांड को पूरा किया। आपदा में अवसर, वर्ल्ड वॉर वहां हो रहा था और चौका किसने मार दिया? टिस्को ने, टाटा ने, है ना। जब भी मौके की तलाश में रहिए, जब भी भगवान आपको कुछ दे तो उसको अवसर में भुना लीजिए, नहीं तो फिर कोई दूसरा भुना लेगा। सही है। मैं जब जब अभी 25 वाले जो प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं हमेशा बोलते हैं कि आप गलती मत करना दोस्त, मेंस लिख रहे हो टेकन ग्रांटेड मत लो, हल्के में मत लिखो, है ना। हल्के में ले रहे हैं कि ठीक है कर लेंगे, पढ़ाई हो जाएगा, 2 महीने की डेट बढ़ गई। आपकी एक छोटी सी गलती दूसरे का सिलेक्शन है। सही बात है। 158 वैकेंसी है, 13% तो वैसे भी चली गई उड़ के उस तरफ, तो कितनी बची? आपका एक छोटी सी सिली मिस्टेक, कैजुअल गलती, दूसरे का सिलेक्शन। यही ऐसा है। अगर टाटा किसी दूसरे को वैक्यूम दे देते तो आज टाटा टाटा नहीं होते। वॉर के खत्म होने के बाद उस समय के वाइसरॉय ने टिस्को के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किया और जिस टाउन में टिस्को का प्लांट था उस टाउन का नाम जमशेद जी के नाम के ऊपर जमशेदपुर रख दिया और रेलवे स्टेशन का नाम जमशेदपुर टाटा कहाँ है? नगर रख दिया। दोराब जी की लीडरशिप में टाटा ग्रुप का बिजनेस कई गुना बढ़ चुका था। 1932 में दोराब जी टाटा की डेथ हो गई और जाने से पहले उन्होंने टाटा ग्रुप को स्टील, पावर, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसे बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई कर दिया था। दोराब जी टाटा के बाद 1938 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने फैमिली के एक यंग मेंबर जेआरडी टाटा। जेआरडी टाटा ने 1925 में ही बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और टिस्को के प्लांट में काम सीख रहे थे। वो हमेशा से एविएशन में काफी इंटरेस्टेड थे, इसीलिए 1932 में उन्होंने टाटा एविएशन सर्विसेज की शुरुआत की। ये एयरलाइन पैसेंजर्स और कार्गो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली इंडिया की पहली एयरलाइन बनी। इसकी पहली फ्लाइट खुद जेआरडी टाटा ने उड़ाई थी, जिसके बाद वो इंडिया के फर्स्ट एवर कमर्शियल पायलट बन गए थे। चेयरमैन बनने के बाद जेआरडी टाटा ने देखा कि इंडिया को सोडा ऐश और कॉस्टिक सोडा जैसे एसेंशियल केमिकल्स बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। ये ऐसे केमिकल्स थे जो ग्लास, टेक्सटाइल्स, सोप्स और डिटर्जेंट जैसे एसेंशियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। वो चाहते थे कि इन केमिकल्स को इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाए, इसीलिए 1939 में उन्होंने गुजरात के मीठापुर टाउन में एक केमिकल प्लांट बिल्ड किया और ऐसे ही शुरुआत हुई टाटा केमिकल्स की। वही टाटा केमिकल्स जो आज टाटा सॉल्ट को भी मैन्युफैक्चर करता है। केमिकल्स बिजनेस अच्छा चलने लगा, लेकिन जेआरडी का ड्रीम अभी भी एयरलाइन बिजनेस को ग्रो करने का था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सभी प्लेन्स को सीज कर लिया, जिस कारण टाटा एविएशन सर्विसेज रातों रात बंद हो गई। लेकिन जैसे ही वॉर खत्म हुई वैसे ही जेआरडी ने वापस एयरलाइन बिजनेस में एंट्री करने का फैसला किया और इस तरह 1946 में शुरुआत हुई एयर इंडिया की। एयर इंडिया की क्रू को उनकी वार्म और अटेंटिव सर्विसेज के लिए जाना जाता था। उनकी फ्लाइट का फूड, क्लीनलीनेस और इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सब कुछ टॉप क्लास था। इवन इनका मैस्कॉट एक महाराजा था जो एयरलाइन की इंडियन हॉस्पिटैलिटी और रॉयल स्टैंडर्ड्स को दर्शाता था। साथ ही साथ एयर इंडिया हमेशा टाइम शेड्यूल के हिसाब से चलती थी। इन सब के कारण न केवल इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली भी एयर इंडिया को वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन के तौर पे जाना जाता था। एयर इंडिया को जेआरडी अपने चाइल्ड की तरह ग्रो कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इसी एयर इंडिया को उनसे एक झटके में छीन लिया। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल को अपनाया था, जिसका मानना था कि देश की इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जैसे ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए ताकि ये इंडस्ट्रीज प्रॉफिट से ज्यादा पब्लिक की सर्विस पे फोकस करें। और इसीलिए 1953 में एयर इंडिया को नेशनलाइज यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया गया। नेशनलाइजेशन के बाद एयर इंडिया का एक ट्रैजिक डिक्लाइन चालू हो गया। सर्विस, पंक्चुअलिटी और सेफ्टी नेगेटिवली इंपैक्ट हुई, जिससे अल्टीमेटली एयर इंडिया ने अपना एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन का स्टेटस खो दिया। लेकिन एयर इंडिया के सेटबैक के बाद भी जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप को ग्रो करने हार ना मानना। ठीक है। इस बीच में भगवान, हमेशा मैंने बोला भगवान आपको तोड़ेगा, चेक करना चाहता है कि भैया आप सच में एंटरप्रेन्योर थे या धोखे से बनाए हुए हो, कि पिता ने दे दिया बस इसलिए तो नहीं चला रहे हो। बट हार ना मारने का जज्बा। नेक्स्ट ये देखिए, में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद भी देश में कोई भी इंडियन कॉस्मेटिक्स इधर नहीं देखना है, इधर इसीलिए देखना उन्होंने लैक्मे की शुरुआत की। प्लीज
देवियों नहीं सज्जनों बस, इधर नहीं ऊपर चीजें देखना, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा काम की चीज छूट गई। के बाद भी जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप को ग्रो करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद भी इधर नहीं। देश में कोई भी इंडियन कॉस्मेटिक्स ब्रांड नहीं है, इसीलिए उन्होंने लैक्मे की शुरुआत की। लैक्मे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब हिंदी में लक्ष्मी होता है। जेआरडी ने डेलिबरेटली इस ब्रांड को एक इंडियन नाम नहीं दिया। प्राउड से उन्हें लगाते पता हैं था गाल कि पे अपने, इंडियन वुमेन फॉरेन ब्रांड से ऑब्सेस्ड थी लैक्मे की और फॉरेन ब्रांड्स को ही हाई क्वालिटी मानती थी, इसीलिए लैक्मे नाम देकर उन्होंने इस कॉस्मेटिक्स ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल की एस्पिरेशनल वैल्यू दी। लेकिन रियलिटी में लैक्मे का मतलब अभी भी इंडिया से डीपली कनेक्टेड था। इसके अलावा जेआरडी ने जमशेदपुर में एक रेलवे इंजन्स बनाने वाली फैक्ट्री को खरीद लिया और शुरुआत की टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की, जिसे बाद में टेल्को कर दिया गया। इनिशियली टेल्को केवल रेलवेज के लिए स्टीम इंजन्स बनाती थी, लेकिन जेआरडी ने जल्द ही ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपैंड कर दिया। उन्होंने टाटा 407 ट्रक लॉन्च किया जो अपने स्लिम और स्ट्रॉन्ग डिजाइन के लिए टाटा काफी 407 पॉपुलर हो गए सब और दिलों की इंटरनेशनल ब्रांड्स धड़कन। को बीट करते हुए इसने ये 70% इसको मार्केट। सब जगह यूज हो सकता है, ठीक जैसे 17 नंबर का पाना नहीं होता, वैसे ट्रकों में ये 17 नंबर का ट्रक है ये। कैसा कि सब जगह यूज कर लो, है ना, मटर लाने में, मटन ले जाने में, कपड़े ले जाने में, आदमी को दूध सब्जी, ठीक, शादी ब्याह जीवन मरण सब में, ठीक, सबसे शेयर तेजी कैप्चर से। कर लिया। इंजन्स और ट्रक्स बनाने वाली इसी टेल्को कंपनी को आज हम सब टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। बिजनेस के अलावा जेआरडी टाटा ने इंडिया को उसके सबसे कठिन वक्त में हेल्प की। 1962 की इंडो चाइना वॉर और 1965 की इंडो पाक वॉर के दौरान उन्होंने गवर्नमेंट को हर तरह के देश सपोर्ट प्रेम, का अश्योरेंस दिया। उन्होंने है ना, टाटा के इंजीनियर्स को दिल्ली भेजा ताकि वो देश को मिलिट्री इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर सके। डेडिकेशन टू उन्होंने पब्लिक अपने एयर सर्विस, इंडिया का एक्सपीरियंस नेशन यूज के लिए। किया और इंडियन एयरफोर्स के लिए 10 ईयर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस प्लान भी बनाया। इस रिपोर्ट में सिग्नलिंग इक्विपमेंट, रेडार और स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडेड थी। गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स को इस रिपोर्ट से बहुत मदद मिली। जेआरडी टाटा की इन्हीं कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें इंडियन एयरफोर्स में ऑनररी एयर कॉमोडोर की पोस्टिंग भी दी थी। 1991 तक जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप की कंपनीज का नंबर 84 तक पहुंचा दिया था। 24,000 करोड़ का रेवेन्यू था और 2,70,000 एम्प्लॉइज थे। लेकिन अब 87 की एज में समय आ चुका था कि वो टाटा ग्रुप की कमान किसी और को सौंप दे। इसीलिए जेआरडी टाटा ने नए चेयरमैन के तौर पे टाटा फैमिली के एक प्रॉमिसिंग मेंबर को चुना और ये नए चेयरमैन थे सर रतन टाटा। Sir, how should I start my preparation for UPSC 2025? Should I start with NCRTs? चेयरमैन बनने से करीब 30 साल पहले 1962 तक सर रतन टाटा यूएसए में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे कि तभी उन्हें जेआरडी टाटा का लेटर आया जिसमें उन्हें इंडिया आके बिजनेस ज्वाइन करने को कहा गया था। रतन टाटा ने इंडिया आके टाटा स्टील को ज्वाइन किया और वहां एक नॉर्मल वर्कर की तरह काम स्टार्ट किया। उनके डेडिकेशन और बिजनेस टैलेंट को देखकर उन्हें एक के बाद एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने लगी। चेयरमैन बनने से पहले उन्होंने एम्प्रेस मिल को लॉसेस से निकालकर प्रॉफिटेबल बनाया था। टेल्को में एक मेजर लेबर अनरेस्ट को सक्सेसफुली रिजॉल्व किया था और टाटा की नेल्को तनाव प्रबंधन, विवाद प्रबंधन, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या का कारण नहीं बनना है, समस्या का समाधान बनना है। कंपनी जो रेडियो और टेलीविजन वगैरह बनाती थी उसका रेवेन्यू 3 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ किया था। जब 1991 में सर रतन टाटा चेयरमैन बने तो उन्हें पता था कि टाटा ग्रुप बाहर से देखने में तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन रियलिटी में कई चीजों में वो पीछे छूट रहा था। उन्हें लगा कि हाई टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटिंग और एआई में ग्रुप काफी पीछे है और ग्रुप ने बहुत समय से कुछ यूनिक भी नहीं किया है। वो टाटा ग्रुप के थ्रू इंडिया के लिए कुछ रिवॉल्यूशनरी करना चाहते थे। इसी माइंडसेट के साथ उन्होंने देखा कि इंडिया के पास ऐसी कोई भी कार नहीं थी जिसका डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक सब कुछ इंडिया में हुआ हो। इसीलिए 1995 में रतन टाटा ने एक 100% इंडियन कार बनाने की ठान ली। एक ऐसी कार जो स्पेशियस, फ्यूचरिस्टिक, अफोर्डेबल और हाई माइलेज देती हो। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने की कॉस्ट अराउंड $2 बिलियन थी जो उस समय एक बहुत बड़ा अमाउंट था। इसीलिए टाटा मोटर्स ने जुगाड़ लगाया और ऑस्ट्रेलिया में निसान का एक पुराना प्लांट 1/5 कॉस्ट में
खरीद लिया। इस पूरे प्लांट को डिसमेंटल करके इंडिया लाया गया और पुणे में रीबिल्ड किया गया। रतन टाटा ने खुद कार को डिजाइन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया और फाइनली 1998 में कार को लॉन्च किया। ये एक इंडियन कार थी, इसीलिए इसका नाम रखने के लिए इंडियन से इंडी लिया गया और कार से का, और इन्हें जोड़कर बनी इंडिका, टाटा इंडिका। ऑटोमोबाइल के बाद रतन टाटा ने टेक्नोलॉजी पे फोकस किया। उन्होंने देखा कि टीसीएस का फोकस इंडियन कंपनीज को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे डेटा एंट्री और बुक कीपिंग देने में था, जो बहुत ही बेसिक लेवल का काम था। इसीलिए रतन टाटा ने टीसीएस का फोकस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से शिफ्ट करके सॉफ्टवेयर सर्विसेज पे ले आया, जिसके बाद टीसीएस ने इंडिया की और इवन वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स बनाना चालू कर दिए। रतन टाटा ने टीसीएस का आईपीओ भी लाया, जिससे कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए फंडिंग मिली, और इन्हीं स्टेप्स से आज भी टीसीएस इंडिया की बिगेस्ट आईटी कंपनी है। टीसीएस की सक्सेस के बाद सर रतन टाटा ने वापस टाटा मोटर्स पे फोकस किया। उन्होंने देखा कि इंडिया की मेजॉरिटी मिडिल क्लास पॉपुलेशन एक कार अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए पूरी फैमिली को मजबूरी में एक स्कूटर में कंजेस्टेड होके जाना पड़ता है, जो बहुत अनकंफर्टेबल और अनसेफ था। सर रतन टाटा का ड्रीम था इंडियन मिडिल क्लास को एक स्कूटर से कार में ट्रांजिशन करवाना, इसीलिए उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो एक ऐसी कार लॉन्च करेंगे जिसका प्राइस केवल 1 लाख रुपए होगा। 2009 में अपने प्रॉमिस को रखते हुए उन्होंने 1 लाख के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च की टाटा नैनो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नैनो एक फेलियर साबित हुई। नैनो का सबसे बड़ा एडवांटेज था उसका सस्ता प्राइस, पर यही उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन गया। इंडिया में लोग कार को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखते हैं, जिसके पास एक कार होती है उसे सक्सेसफुल माना जाता है, लेकिन नैनो के सस्ते प्राइस और उसके डिजाइन के कारण लोगों ने उसे वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार, मैच बॉक्स और इवन कवर्ड ऑटो रिक्शा की तरह ब्रांड कर दिया। जहां दूसरे कार ओनर्स अपनी कार के कारण प्राउड फील करते थे, वहीं नैनो के ओनर्स अपनी कार के कारण एम्बैरेस्ड फील करते थे, और इसीलिए नैनो एक फेलियर साबित हुई। लेकिन टाटा मोटर्स ने इस फेलियर से कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ सीखा, जो आज उनकी लाइनअप में देखा भी जा सकता है। आज टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी बन चुकी है। फाइनली सर रतन टाटा डीपली चाहते थे कि इंडिया की कंपनीज को केवल इंडिया नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में लेवल पे बिजनेस करना चाहिए, और इसीलिए फॉरेन मार्केट्स में एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने एक के बाद एक फॉरेन ब्रांड्स को अक्वायर करना चालू कर दिया। जैसे टाटा मोटर्स को ग्लोबल लग्जरी मार्केट में एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने जैगुआर और लैंड रोवर को अक्वायर कर लिया। ग्लोबल टी और कॉफी मार्केट में एक्सपैंड करने के लिए ब्रिटिश ब्रांड टेटली और यूएस ब्रांड 8 o'clock कॉफी को अक्वायर कर लिया। सिमिलरली टाटा की हर मेजर कंपनी जैसे टाटा स्टील, टीसीएस, टाटा केमिकल्स और आईएचसीएल ने भी एक्विजिशंस किए, और आज इन्हीं डिसीजंस के कारण टाटा ग्रुप का आधे से ज्यादा रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है। सर रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने जो अचीव किया उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, चाहे वो टाइटन द्वारा वर्ल्ड की स्लिमेस्ट वॉच बनाना हो, टीसीएस का वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर बनाना हो, या फिर टाटा स्काई को लॉन्च करके टेलीविजन मार्केट को डिसरप्ट करना हो। ऑलमोस्ट हर एरिया में टाटा ग्रुप ने सक्सेस हासिल की। सर रतन टाटा का कहना है कि अगर तेज चलना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक चलना है तो सबको साथ लेके चलो। बढ़िया टाटा लाइन है ग्रुप ने भाई। हमेशा इसी चिपका फिलॉसफी देना के जब साथ जहाँ बिजनेस मौका मिले। किया है। एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई है तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं। टाटा ग्रुप हमेशा अपने इन्वेस्टर्स, अपने एम्प्लॉइज, अपने कस्टमर्स और अल्टीमेटली अपने देश को साथ लेकर चला है, और इसीलिए आज उन्हें जितनी भी सक्सेस मिली है उससे कई गुना ज्यादा लोगों की रिस्पेक्ट मिलती है। ये कहानी थी टाटा ग्रुप की। ठीक है, अगर आपको ये क्रेडिट शिवांशु अग्रवाल जी को है ना, मेरा क्रेडिट नहीं है। मुझे तो अच्छा वीडियो मिला तो आपको दिखाया, है ना। क्रेडिट दे देना चाहिए, खाना नहीं चाहिए किसी का क्रेडिट। ठीक है, सही बात है ये। तो क्विक रिवीजन एक बार देख लो। ठीक, आज सब कुल मिला के हमने 7 नंबर को ही पढ़ा है बड़े तरीके से, मगर ओवरऑल उद्यमिता कैसे चलती है हमने एक चीजों को थोड़ा सा एक क्या करते हैं उसका निचोड़ प्राप्त कर लिया है ना, किसी चीज का जो जिस्ट होता है। सबसे पहले बोलते चलिए, ठीक है, एक बार हिंदी मीडियम में, एक बार इंग्लिश मीडियम में। सबसे पहले हिंदी मीडियम में, उद्यमिता का महत्व, पहला आर्थिक विकास, सेकंड सामाजिक परिवर्तन, ठीक, सोशल रिफॉर्म आएगा, सेकंड, थर्ड प्रतिस्पर्धा उत्पादकता में वृद्धि, थर्ड राष्ट्रीय एकविक, और इसको हल्के में मत लीजिए, हमको बचपना की तरफ जाना पड़ेगा। हम बड़े होते होते अपना बचपना खो चुके हैं, हमको रटना पड़ेगा चीजों को, अपने दिमाग को फोर्स करना पड़ेगा कि भाई तुझे याद करना है। क्यों? क्योंकि ये प्रतियोगिता है, यहाँ 10वीं पास होना जरूरी नहीं है, यहाँ आपको अच्छे नंबरों के साथ पास करना है। तो अपने दिमाग को फोर्सफुली बोलिए। चौथा नंबर का पॉइंट, व्यक्तिगत विकास,
और उद्यमिता शिक्षा। फिफ्थ वन, नवाचार एवं अनुसंधान। फिर आर्थिक संतुलन एवं स्थानीय विकास। फिर स्वतंत्रता एवं, अगर ये नहीं बन रहा कोई बात नहीं, नीचे वाला पकड़ लो। ठीक, उत्पादों एवं सेवाओं की विविधता। फिर पारिवारिक व्यवसाय एवं स्थायित्व। ठीक है, फिर कृषि एवं ग्रामीण विकास। लास्ट लास्ट मतलब थर्ड लास्ट, सांस्कृतिक संवर्धन, जय महाकाल। ठीक है, एवं सामुदायिक सहभागिता। फिर लास्ट वित्तीय समावेशन। कुछ नहीं आया तो ये चिपका ही देना आप। फिर ज्ञान और अनुभव का हस्तांतरण, वही नीचे से ऊपर क्रम, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज का ट्रांसफर करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, फिर कल्चर का एनरिचमेंट करना है, फिर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट करना है, फिर डाइवर्सिटी इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फैमिली बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, फिर इकोनॉमिक बैलेंस एंड लोकल डेवलपमेंट, आसपास के क्षेत्रों का ऐसे ही तेजी से उन्नयन हो जाएगा। फिर इनोवेशन एंड रिसर्च, फिर पर्सनल डेवलपमेंट एंड द एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, फिर नेशन एंड ग्लोबल डेवलपमेंट, फिर प्रमोट द। ठीक, हमको केवल एक ही आदमी को प्रमोट नहीं करना है, सभी लोगों को उठाने की कोशिश करना है। फिर हेल्पफुल क्या, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर लास्ट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, है ना। ऐसा हमको काम करना है जिसमें चीजें, लोगों का क्या होगा, आर्थिक विकास भी हो, और ऐसा आर्थिक विकास जिसमें लोगों का रोजगार भी प्राप्त हो। ठीक है, क्लियर है। तो इसी प्रकार का छोटे छोटे वीडियो हम देखते चलेंगे, समझते चलेंगे और इसको जीवन में उतार लेंगे। और इसको जब अभी घर पे जाके रिवाइज करेंगे तो पिक्चर आपको चलती रहेगी। छोटी छोटी चीजें न्यूज़पेपर में मैंने डाली थी, कल की कटिंग भी डाली थी, उसको न्यूज़पेपर की। अच्छा, आप बस एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, ये अगर सिंगल पेज है तो सिंगल पेज में नोट्स ऐसे बनाइएगा कि ये सेगमेंट आपका खाली रहे थोड़ा सा। ठीक, एक तिहाई, वन थर्ड, जिसमें क्या होगा, नोट्स लिख लेना आप। फ्यूचर में क्या है, उद्यमिता डेली कुछ ना कुछ आता है, तो आप यहाँ महत्व ये सब कुछ लिखते रहो, बट यहाँ आपको डेटा लिखना है, और ये डेटा काम के आएंगे। जैसे अभी मैं रोजगार निर्माण का डेटा आपको डालूंगा कि जो लास्ट 2 साल पहले 1530 के आसपास महिला उद्यम थे। ठीक, महिला आधारित उद्यम, मगर आप पहुंच के शायद वो 2200-2300 फर्म्स हो गई हैं जिन्होंने, महिला उद्यमियों ने अपना फर्म बना लिया है। ये डेटा जब आपकी कॉपी में लिखोगे ना तो आम आदमी से आपकी कॉपी खास हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहेंगे, क्लासेस मिलती रहेंगी। और वो दोस्त जो नहीं आ पा रहे हैं, आलस में बैठे हुए हैं, कुर्सी तोड़ रहे हैं और ऐसे ही मगरमच्छ जैसे डले हुए हैं बेड से, तो मेरा अनुरोध है कि वो मगरमच्छ उठ के आए और क्लास में बैठे। आलस से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, थोड़ा सा अपने शरीर को थकाना पड़ेगा। ठीक है, ऋषभ सर आ गए तो सत्यनारायण की कथा आप चालू होगी। 5 मिनट का वेट ले लीजिए, थोड़ा सा चाय पानी पी लो और फिर क्लासेस रिज्यूम करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।